अरे चलो एक बार को कोई बंदा जो रोमन रेंज के साथ फ्यूड में है वो रोमन रेंज की बेइज्जती करे। ये बंदा तो अभी रेसलिंग में नहीं करता और ये क्या चल रहा है स्मैकडाउन में। अब रोमन रेंज का कंट्रोल है भी कि नहीं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। और ये वाला जो स्मैकडाउन का आज शो है इसको WWE ने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था जब इससे पहले वाली जो स्मैकडाउन हुई थी, लेकिन मैंने आपको स्पॉयलर्स नहीं दिए थे क्योंकि इतने सालों से स्पॉयलर देने के बाद अब मुझे ये पता चल गया है कि जो शो अगर स्पॉयल हो भी जाता है वहां के लोग रिकॉर्ड करके वीडियो ले भी आते हैं, तो उसके बाद भी शो पर ऐसी चीजें होती हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। तो वो ना स्मैकडाउन उधर की रहती है ना इधर की रहती है। तो इसलिए आपको पूरा स्मैकडाउन का आज रिव्यू मिलने वाला है। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बता देता हूं जो कि अभी से सिर्फ 24 घंटों के लिए वैलिड होने वाली है आप लोगों के लिए। WWE के लिए भी साल खत्म हो रहा है, हर किसी के लिए साल खत्म हो रहा है। तो इस बार हम लेके आ रहे हैं WWE के ईयर एंड अवार्ड और उसकी 25 कैटेगरी हैं जिसमें से 15 कैटेगरीज के अंदर ही हम चीजें लेके आने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके जो 15 कैटेगरीज के लिए आपको विनर्स देखने हैं अवार्ड के, तो आप उसको जाके वोट करना 24 घंटों के लिए भाई। तो उसके बाद ये जो है वैसे ही बंद हो जाएगा एंड देन इसके ऊपर हम लोग डेडिकेटेड एपिसोड लेके आने वाले हैं। तो 25 कैटेगरी हैं, जो आपको चाहिए कि 15 कैटेगरी होनी चाहिए तो फिर आप उसको जाके सिलेक्ट करना। तो फिर उस बेसिस पे जो है हम आप लोगों के लिए वो अवार्ड है उसको लेके आ जाएंगे। और हाँ, ये ध्यान रखना कि 15 ही सिलेक्ट कर सकते हो, 15 से ज्यादा नहीं कर सकते ना 15 से कर सकते हो। तो जो आपकी 15 फेवरेट कैटेगरी जिसके अंदर आप देखना चाहते हो, कौन सा हील, कौन सा फेस है ना, कौन सा मूवमेंट, सब कुछ है वहां पे। तो मस्त आएगा जब उसको भी हम लेके आएंगे एपिसोड को। तो जाओ डिस्क्रिप्शन से 24 घंटों के लिए उसको जाके कर देना। सबसे पहले जो स्मैकडाउन के शो की स्टार्टिंग है वो होती है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के साथ। और एक स्पॉइलर मैंने आपको दिया था कि एजे स्टाइल्स का जो लुक है वो चेंज हो गया। बताया नहीं था मैंने कि कहां से आया वो, लेकिन वो आया था यहां से क्योंकि स्मैकडाउन टेप हो गई थी और लॉन्ग कोट में एजे स्टाइल्स थे। एजे स्टाइल्स के चेहरे पर वो खुशी नहीं नजर आ रही, बिल्कुल भी गुस्से में है। मतलब जो उनका एटीट्यूड है वो हमने देख भी लिया था कैसे उन्होंने एले नाइट के ऊपर अटैक किया था। एजे स्टाइल्स रिंग में आते हैं और कहते हैं कि रैंडी ओर्टन कह रहा है कि उसको रोमन रेंज चाहिए रॉयल रंबल में। एले नाइट ये कह रहा है कि मेरे को रोमन रेंज चाहिए किसी भी जगह पर, बस मेरे को रोमन रेंज के साथ मैच चाहिए। मैं दोनों में से किसी को ब्लेम नहीं करूंगा जो ये बातें बोल रहे हैं और मैं दोनों के बारे में परवाह भी नहीं करता। और जब ये बातें बोल रहे थे ना एजे स्टाइल्स, तो उनकी आवाज काफी डिफरेंट थी। मतलब एजे स्टाइल्स को हमने बहुत टाइम से गुड गाय की तरह देख लिया ना, तो ऐसा हजम नहीं हो रहा कि एजे स्टाइल्स ऐसे कैसे बात कर रहा है। तो वो बातों में बिल्कुल जो डिफरेंस है वो आप क्लियर देख सकते हो, वो पहले वाला एजे स्टाइल्स का और अभी वाले एजे स्टाइल्स का। इसके बाद एजे स्टाइल्स कहते हैं मैं नंबर 1 पर हूं जब बात आती है कि कौन रोमन रेंज तक पहुंचेगा और मैं रोमन रेंज को फेस करूंगा रॉयल रंबल में। तो वही कहानी आ गई यहां पर, एक अनार 100 बीमार वाली। हर किसी को रोमन रेंज चाहिए। एक तो उसके कांड ऐसे हैं और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने ये तीनों सुपरस्टार्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। इसके बाद क्या होता है, एले नाइट का थीम सॉन्ग प्ले होता है। एले नाइट आते हैं और बोलते हैं देखो मैं तुमसे यहां पर ज्यादा कुछ आर्ग्यू नहीं करना चाहूंगा, लेकिन तुम रोमन रेंज तक पहुंचोगे मेरे बाद, क्योंकि सबसे पहला जो नंबर है वो मेरा है। एले नाइट भी यहां पर वही चीज बोल रहे होते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं एजे स्टाइल्स एले नाइट को याद दिलाते हैं भाई तू क्या बात कर रहा है, तू भूल गया क्या, तू मेरे को ही रिप्लेस करके तो आया था यहाँ पे। क्योंकि आपको याद होगा वो जॉन सीना एजे स्टाइल्स का मैच होना था, फिर एजे स्टाइल्स चले गए थे, उसके बाद एले नाइट आए थे। और वो कहते हैं कि अगर तू आया ना होता इन सारे चक्करों में तो तेरा क्राउन जुल गया भाड़ में इधर उधर, पहले जो नंबर है वो मेरा ही लगने वाला था। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, रैंडी ओर्टन आते हैं और कहते हैं मैं अप्रिशिएट करता हूं तुम लोगों का जो इश्यू है ब्लड लाइन के साथ में, लेकिन फिर वो अपनी चीज मेंशन करते हैं कि ब्लड लाइन ने मुझे 18 महीने के लिए टेलीविजन से गायब किया था। तो भाई जो हिसाब किताब है वो फिर से मेरा ही बनता है। रैंडी ओर्टन भी अपना पॉइंट रखते हैं। इसके बाद एले नाइट बोलते हैं कि देखो ब्लड लाइन ने एजे स्टाइल्स तुझे भी ठिकाने लगाया था, रैंडी ओर्टन तुझे भी ठिकाने लगाया था, मुझे ठिकाने नहीं लगाया था। तो इस वजह से वो अपने आप को आगे रखता है। इन सारे लोगों के बीच में बात हो रही थी, तभी स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर निक ऑल्डिस आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जब ऐसा तुम तीनों को मैं सुन रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि हर किसी के पास अपना एक पॉइंट है कि क्यों उसको रोमन रेंज के साथ मैच मिलना चाहिए। तो उन्होंने एट न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन, जो मैंने आपको पहले से बताया था कि WWE करने वाली है, स्मैकडाउन का जो पहला शो होने वाला है जनवरी में, मैंने 5 दिसंबर बोल दिया था, 5 जनवरी को जो होने वाला है, वहां पर एजे स्टाइल्स वर्सेस एले नाइट वर्सेस रैंडी ओर्टन का मैच होगा। और ऑब्वियसली जो भी सुपरस्टार इस मैच को जीतेगा वो रोमन रेंज को फेस करेगा रॉयल रंबल में अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। ऐसा करके निक ऑल्डिस का काम तो हो गया, लेकिन एजे स्टाइल्स बोलते हैं कि आज मेरा सोलो सिकोवा से मैच है तो तुम दोनों जरा दूरी रहना वरना मैं तुम दोनों को भी उड़ा दूंगा। तो एजे स्टाइल्स ने अपनी इंटेंशन साफ दिखा दी भाई, वो किसी से भाईचारा निभाने कुछ भी करने के लिए नहीं आए हैं। उनका एम है सिर्फ रोमन रेंज, उनका एम है सिर्फ रोमन रेंज से मैच करना और उनको ना सिर्फ तोड़ना बल्कि उनकी चैंपियनशिप भी लेना। तो ये बहुत अच्छा सीन सेट कर दिया था स्मैकडाउन की ओपनिंग में आज के टोन सेट करने के लिए। इसके बाद शो पर था हॉलीडे हैवक मैच और ये मल्टी पर्सन विमेंस डिवीजन से मैच था और काफी यूनिक था। जैसे
चेयर निकल रही है तो उसको अनबॉक्स किया जा रहा है ना, कैंडो स्टिक हो रही है यहाँ पे, ट्रैश कैन की लिड का यूज हो रहा है, टेबल का यूज हो रहा है, मिस्ट का यूज हो रहा है, हर चीज का यूज हो रहा है। एंड में मिशन ने जो है पिनफॉल के सारे से अपनी टीम को इस मैच में जिता दिया है और ये जो है विक्ट्री बेबीफेस टीम के पास गई है, डैमेज कंट्रोल को इस मैच में हार मिल जाती है। एंड देन शो पर अगला हमको बैक स्टेज से ब्लड लाइन का एक सेगमेंट दिखता है जहां पर जिमी ऊसो एक तरीके से सोलो सिकोवा के अंदर ना ऐसे वो आग भर रहे हैं कि भाई अब तुझे एजे स्टाइल्स के साथ ये करना है, तुझे ऐसा हराना, तुझे वो करना है। अब होता क्या है, रोमन रेंज सिर्फ एक डिमांड करते हैं, कहते हैं कि ये स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर है कौन, तो पॉल हेमन उनको बताते हैं उसका नाम है निक ऑल्डिस, जरा उसको यहाँ पे लेके आओ, ऐसा उन्होंने बोला। पॉल हेमन कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं रोमन रेंज को, लेकिन रोमन रेंज ने सुना नहीं, उनको सिंपली सिर्फ निक ऑल्डिस उनके पास चाहिए। तो यहां से समझ में आ रहा था भाई ये निक ऑल्डिस ने बिना रोमन रेंज के पूछे बहुत सारे काम कर दिए हैं। अब शायद रोमन रेंज उन सारे बिजनेस को उनके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि इसके बाद हमको शो पर पता भी चला। लेकिन इससे पहले शो पर मैच आता है ड्रैगन ली वर्सेस बुच के बीच में, बहुत ज्यादा फिजिकल ये मैच था, पूरी एनएक्सटी स्टाइल रेसलिंग है यहाँ पे। जब भी मैं एनएक्सटी स्टाइल रेसलिंग बोल रहा हूँ ना तो समझ लो कि हाँ भैया इन्होंने वीकली शो पर ही ऐसा मैच डिलीवर किया है जो कि मेन रोस्टर में वैसे हमको दिखता नहीं है था ना। इसके बाद एक मिड एयर पंच था इसमें बहुत कमाल का, जो बुच ने उड़ा के ऐसे मारा था, डिस्ट्रॉयर जो काउंटर में लगाया था वो भी बड़ा सही था ड्रैगन ली की तरफ से। और इवेंचुअली क्योंकि ये चैंपियनशिप के लिए मैच था तो विक्ट्री इस मैच में ड्रैगन ली की होगी और सक्सेसफुली उन्होंने अपनी जो चैंपियनशिप है उसको रिटेन कर लिया। इसके बाद गाइस शो पर आता है बैक स्टेज बड़ा मस्त वाला सेगमेंट, पॉल हेमन फाइनली लेके आ जाते हैं निक ऑल्डिस को रोमन रेंज के पास में, और पॉल हेमन के चेहरे पर इतना वो है ना कि हाँ मैं लेके आया हूँ निक ऑल्डिस को। यार मतलब क्या ही है, एक तो पॉल हेमन भाई साहब इतने बड़े वाइज मैन है, कलाकार आदमी, तो इनकी तारीफें हम भी क्या ही करें, कभी कभी ऐसा लगता है। उसके बाद क्या होता है, रोमन रेंज बोलते हैं कि चलो हमें अकेला छोड़ दो, और उसके बाद रोमन रेंज और निक ऑल्डिस के बीच में यहाँ पर बातें शुरू होती हैं। तो वो बोलते हैं, रोमन रेंज पूछते हैं तुमने मैच बुक किया एजे स्टाइल्स वर्सेस रैंडी ओर्टन वर्सेस एले नाइट, वो बोलते हैं हाँ मैंने किया। क्या तुमने मैच बुक किया सोलो सिकोवा एजे का, वो बोलते हैं कि हाँ मैंने किया। रोमन रेंज कहते हैं हाँ अच्छा आइडिया है, लेकिन पहले तुमको मेरे से डिस्कस कर लेना चाहिए था ये वाला आइडिया। तो मतलब सीधा सीधा रोमन रेंज अपने ट्राइबल चीफ होने की, अपनी चैंपियन होने की चौड़ यहां पर दिखा रहे हैं कि भाई मैं हेड ऑफ द टेबल हूं, मैं ट्राइबल चीफ हूं, पहले तुझे मेरे से पूछना चाहिए था। निक ऑल्डिस भाई साहब ये जो जवाब दे रहे हैं यहां पे, उन्होंने बोला देख रोमन रेंज यार ठीक है सब कुछ बढ़िया है, लेकिन तुम मेरी फीलिंग को हर्ट करना चाह रहे हो, ये बात ध्यान रखना, मैं एक ऑफिशियल एक एग्जीक्यूटिव हूं यहाँ पे और मैं फीलिंग के हिसाब से नहीं चलता, ना इस मामले में मेरे पास कोई फीलिंग है। मतलब उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि भले ही तो कुछ भी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे को तेरी बात से ना फर्क पड़ता, जो मेरे को काम करना है वो मैं यहाँ पर करूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे रोमन रेंज कहते हैं कि यार समझनी पड़ेगी बात, एडम पियर्स ने भी ये बात समझी थी, लेकिन इसका निक ऑल्डिस के पास ये जवाब होता है कि वो एक मिड मैनेजर है, मैं एक जनरल मैनेजर हूं, मैं इसी तरीके से डील करता हूं। और वो साथ में ये भी बताते हैं कि सोलो सिकोवा एक बिग बॉय है, उसने जॉन सीना को कैसे हैंडल किया था, इवन रोमन रेंज तुमने भी वैसा हैंडल नहीं किया जॉन सीना को जैसे सोलो सिकोवा ने किया था। तो सोचो बातों बातों में ही निक ऑल्डिस ऐसी बातें बोल रहे थे रोमन रेंज को जो अच्छे खासे बंदे की बोलने में फट जाए। इसके बाद वो सिंपली बोलते हैं कि लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं मैं सोलो सिकोवा वाले मैच के लिए, ट्रिपल थ्रेट वाले मैच के लिए, और मैं अप्रिशिएट करता हूं तुम्हारा जो इन्विटेशन है मुझे आया है। एंड देन वो जाते जाते बोलते हैं लुक फॉरवर्ड टू मोर प्रोडक्टिव डायलॉग, और साथ में वो ये भी होप करते हैं कि वो जो है एक दूसरे को आगे जाके बेटर जान पाएं, और वहां से निक ऑल्डिस उसके बाद चले जाते हैं। अब मुझे पता है सेगमेंट देखने के बाद ऐसा लगा अच्छा हुआ भाई पॉल हेमन को साइड कर दिया, वरना इतनी खतरनाक बेइज्जती अगर वाइज मैन के सामने होती रोमन रेंज की तो फिर वो देखने में अच्छा थोड़ी लगता। और भाई सबसे बढ़िया बात इस चीज की यह है कि निक ऑल्डिस को अगर आप बराबर रोमन रेंज का देखोगे तो ऑब्वियसली निक ऑल्डिस जो है ह्यूज है रोमन रेंज से, तो जो जनरल मैनेजर का उनको रोल दिया यूजुअली ऐसा होता है बड़ा छोटंकू सा होता है कोई, लेकिन यहाँ पर जो जनरल मैनेजर हो सच में ऐसा कि अगर वो कोई बात बोल रहा है तो वो बिलीवेबल लगेगी, इवन अगर आगे जाए कोई स्टोरी भी बनानी है तो बनाई जा सकती है। लेकिन ये बड़ा अलग सा लगा आज, ये बड़ा यूनिक सेगमेंट था रोमन रेंज का बैक स्टेज से जो निक ऑल्डिस के साथ था, क्योंकि इतना इन्वेस्ट करके, और मतलब ये चीज रिंग में भी हो सकती थी लेकिन जिस तरीके से उसको दिखाया गया एक मूवी एक वेब सीरीज की पूरी अच्छी वाली वाइब दे रहा था, मैंने तो इस वाले सेगमेंट को बहुत एंजॉय किया। इसके बाद गए शो पर केविन ओवेंस वर्सेस कार्मेलो हेज का मैच था, यूएस चैंपियनशिप का जो टूर्नामेंट चल रहा है उसी में एडवांस करने के लिए था। क्योंकि कार्मेलो हेज एनएक्सटी से आए तो उम्मीदें उनसे बहुत ज्यादा थी। पॉप अप पावर बॉम्ब को जो उन्होंने नी में काउंटर किया तो बहुत मस्त था, पॉप अप पावर बॉम्ब उन्होंने लगाया भी, उसके बाद स्वांटन बॉम्ब भी लगाया, और उसके बाद उन्होंने स्टनर भी लगाया, और इस मैच में जो कार्मेलो हेज है वो ओपन हो गए हैं और केविन ओवेंस ने एडवांस कर लिया है आगे के लिए। इवन बाद में जाके रिस्पेक्ट भी दिखाया उन्होंने कार्मेलो हेज के लिए। तो कार्मेलो हेज आए लेकिन हार गए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छा मैं कह सकता हूँ न्यू मेन रोस्टर के ऑडियंस से जो है इंट्रोडक्शन सही तरीके से हुआ उनका। इसके बाद हमको बैक स्टेज से ओसी का सेगमेंट दिखता है।
आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैं लास्ट में अपने मुंह से दी ओसी टीम का नाम लूँ। क्या होता है, एजे स्टाइल्स हैं और सब बड़े खुश आ रहे हैं, तुम तो आ गए, जो मिशन है उनको वहां से हक कर रही हैं। तो वो बोलते हैं यार हमें तो पता ही नहीं, हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि तुमने बताया नहीं कुछ ऐसा, एवरीथिंग इज गुड। तो एजे स्टाइल्स ऐसा हिंट करके गए कि उनको तो पता भी नहीं है और क्या वो हैं भी सेम पेज पे, ऐसा करके अपना हाथ वैसे छुड़ा के मिशन से वहां से चले जाते हैं। मतलब क्लियरली एजे स्टाइल्स ने दिखा दिया भाई तुम लोग हो बेकार के आदमी, तुम्हारे साथ चक्करों में रह के मेरा जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा, इससे बढ़िया मैं जो अकेले ही चल लेता हूँ। तो ये एजे स्टाइल्स ने बहुत अच्छा काम किया, भले ही वो टाइटल जीते या ना जीते, लेकिन एक अच्छा काम तो एजे स्टाइल्स ने आज बहुत अच्छा काम, जो उनके करियर के लिए आगे आने वाले महीनों के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके बाद गए शो पर बॉबी लैशली वर्सेस सैंटोस एस्कोबार का मैच था और इस मैच में ऑब्वियसली जो भी जीतेगा वो और आगे एडवांस करेगा। एंड यहाँ पे सीन कुछ ऐसे बनता है कि हुम्बर्टो करियो एंड एंजल गार्जा आ गए, जो मैंने आपको आई थिंक बहुत टाइम पहले, 1 महीना पहले बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ प्लान कर रही है, तो वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज करी। शो पर विक्ट्री स्टील करके चले गए इस मैच में, क्योंकि बॉबी लैशली ऐसे तो हारते नहीं है और अब जो सैंटोस एस्कोबार और केविन ओवेंस हैं वो लड़ेंगे, मतलब कि उसमें से फिर जो विनर होगा वो आगे जाके लोगन पॉल को चैलेंज करेगा उनकी चैंपियनशिप के लिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और थी, और ऑथर्स ऑफ पेन जिनके गाने मैं पिछले कुछ हफ्ते से गा रहा हूं, आज अपने पुराने वाले मैनेजर पॉल एलरिंग के साथ वो थे और शायद कैरन क्रॉस के साथ मिला के उनको कुछ दिखा रहे हैं। अभी बिल्कुल ऐसे क्लियर तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दिखाया नहीं है, लेकिन जो डायरेक्शन है, जो हिंट है, वो यहाँ से यही समझ में आ रहा है। और ऑथर्स ऑफ पेन सही जगह सही काम में डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको लगा रही, देख के अच्छा लगा। स्पेकुलेशंस बहुत सारी थी और कैरन क्रॉस के साथ अलाइन करना वो बहुत ही डिफरेंट है। देखते हैं आगे किस तरीके से स्मैकडाउन में अनफोल्ड होता है। अब बात करते हैं हम लोग शो के मेन इवेंट की, एजे स्टाइल्स वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच, जो कि निक ऑल्डिस ने कंफर्म किया था बिना रोमन रेंस की कंफर्मेशन के। सबसे पहले तो एजे स्टाइल्स इस मैच में बहुत ज्यादा गुस्से में और एनर्जेटिक लग रहे थे, क्योंकि उनको अपना जो सारा गुस्सा है वो सोलो सिकोवा पर निकालना था। फ्लाइंग हेडबट इसमें सोलो सिकोवा एक मारते जो कि मिस हो जाता है। स्प्रिंग बोर्ड वाली मून शॉट एजे स्टाइल्स ने लगाई, जो कि मुझे ये पता नहीं, मैं भूल रहा हूँ एजे स्टाइल्स पे पता नहीं इतना, तो मतलब रेयरली ही वो इस तरीके के मूव पर यूज करते हैं। एंड में वो अपने फिनोमिनल फोरआर्म के लिए जा रहे होते हैं, तो फिर समवन स्पाइक में उसको काउंटर करते हैं, लेकिन वो भी मिस हो जाता है। उसके बाद स्टाइल्स क्लैश के लिए जाते हैं, वो भी नहीं लग पाता है। एंड देन फाइनली इवेंचुअली उन्होंने अपना जो फिनोमिनल फोरआर्म है वो लगाया। सोलो सिकोवा तो सरक लिए साइड में, लेकिन रोमन रेंस ने आके एजे स्टाइल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। अब जब रोमन रेंस ने आके अटैक किया तो फिर एजे स्टाइल्स ने उसको काउंटर भी कर दिया भाई, बट सोलो सिकोवा आते हैं तो इक्वेशन फिर से गड़बड़ा गई। इसके बाद रैंडी ओटन आते हैं बचाने के लिए, तो फिर वहां पे जिमी ऊसो आ गए तो फिर वहां पे एले नाइट आ गया और बाकी इन सब ने जो एक दूसरे को मार पिटाई शुरू कर दी और ब्लड लाइन को एक बार फिर से भागना पड़ गया। इन तीनों ने मिलकर मार के ब्लड लाइन को फिर से भगा दिया। अब ब्लड लाइन वहां पे खड़ी हुई देख रही है और ये तीनों सुपरस्टार्स क्योंकि अपने अलग पंगे तो खुद से भी एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। एजे स्टाइल्स ने दोनों को मारा और एले नाइट ने एक जो धक्का दिया भाई रैंडी ओर्टन को, वो जिस तरीके से बिल्कुल गिरे थे वो बड़ा अजीब सा फनी सा लग रहा था। एंड देन यहाँ पे कुछ ऐसे सीन होता है कि रोमन रेंस वहां से नजारा देख रहे हैं, तो जो जिमी ऊसो और सोलो सिकोवा हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रोमन रेंस उनको रोकते, रुक जाओ भाई, तमाशा देखो सिर्फ यहाँ से तुम लोग, और वो तीनों लड़ रहे हैं। और इस तरीके से जो स्मैकडाउन है वो ऑफ एयर जारी है। एंडिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बड़े सही तरीके से करी यहाँ पे स्मैकडाउन की, और अब एक्साइटमेंट है रॉयल रंबल तक के लिए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई अपना सीन बनाने वाली। बाकी के डिस्क्रिप्शन से जाके आप लोग अपनी जो वोट है अवार्ड के लिए वो जरूर करना। उसके बाद 25 में से 15 कैटेगरीज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आएंगे। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।